यमदूत जी के बाद अभी बवंडर आने वाले हैं। मैं बिना किसी भूमिका के उन्हें आवाज दे रहा हूं, आए और आपके सामने कविता प्रस्तुत करें। जो भी जितने भी हैं यहां बैठे उनसे निवेदन है तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी के हृदय में विराजे हुए रस देवताओं को प्रणाम करता हूं। बहुत कम श्रोता बच्चे हैं, कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा। हास्य का कवि हूं, हास्य के बारे में बता दूं, पूरी सृष्टि में हंसने की विधा ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी है। आपने कहीं किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और कहीं कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे तो समझना कि वो मनुष्य हो रहा है। क्या बात है। और कोई मनुष्य होके ना हंसे। अच्छा भाई, अभी यमराज जी कह रहे थे, यमदूत जी कह रहे थे गधे के बारे में, है मुझे ही बना रहे थे, तो मैं भी इनकी फाइल निपटा दूं। एक बार मैं इनके घर गया तो अंदर इनकी श्रीमती का झगड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा इस शुभ मुहूर्त में कौन अंदर जाए। मैं बाहर खड़ा हो गया, अंदर से इनका लड़का निकला। मैंने पूछा क्यों भैया, तो यमदूत जी का ही लड़का है क्या? बोले इसी बात का झगड़ा तो अंदर हो रहा है। बोले मैं किसी का उधार नहीं रखता भाई साहब। सही है। हाँ? यमदूत जी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत सीधे प्राणी हैं ये। तो इनके पिताजी और हमारे पिताजी दोस्त थे आपस में। हमारे पिताजी ने एक लड़की देखी, बोले चलो यमदूत जी की शादी करवाते हैं, इनको लेके चलो लड़की दिखवाते हैं। लड़की दिखाने गए, लड़की आ गई, सामने कमरे में बैठी, चाय लेके आई, बैठे रहे, कोई बात ही नहीं करे। तो हमारे पिताजी समझदार थे, क्योंकि वो हमारे पिताजी थे इसलिए समझदार थे। उनने क्या, चलो इनके पिताजी से बोला चलो अपन बाहर चलते, लड़का लड़की को बात करने दो, कुछ बात बन जाएगी। बाहर आ गए, अब लड़की बैठी, यमदूत जी बैठे। आधे घंटे तक इनने कोई बात ही नहीं करी। आधे घंटे बाद धीरे से बोले बहन जी आप कितने भाई बहन हो? वो बोली भैया अभी तक तो 2 थे, अब आप आ गए तो 3 हो गए। अच्छा है सर। हंसने की बहुत सी बातें होती, समय कम है बिल्कुल। मैं 1-2 झलकियां आपके सामने सुनाता हूं छंद के माध्यम से, कि एक दुबले पतले आदमी का विवाह भारी भरकम महिला से हो गया। देखता क्या है कि उसकी श्रीमती पूरे पलंग पर अतिक्रमण करे हुए बैठी है, और पति के लिए जो दूध बादाम लाई थी वो खुद ही खींचे दे रही थी। अब वो कमजोर आदमी अपनी पत्नी पे कैसे व्यंग करता है, एक हास्य का छंद देखिए कि दारा सिंह की बेटी है कि भीम की तू पोती है, 100 हाथियों का बल काया में समाया है, और मन में लिए है प्यासे तेरा ये चरण दास, राम राम रट कर कमरे में आया है, कि मैं तो मात्र गोरी देखो 150 ग्राम का हूं, ऊपर वाले ने भी कैसा जोड़ा ये बनाया है, और ऐसा लगता है तेरा मेरा ये मिलन गोरी, जैसे फूल गोभी पर मच्छर बिठाया है। क्या बात है, वाह। अब उनकी श्रीमती, फोटो खींच लो भाई साहब, आप भी खींच लो, खींच लो। हाँ बच्चों को डराने के काम आएगा। हाँ। और जब उनकी पत्नी ने उनकी बात सुनी तो वो भी अपने मायके के पहली बार पग फेरा हुआ गई। सखियों ने पूछा बताओ दा कैसा क्या प्रोग्राम रहा। ये महिलाओं में जिज्ञासा होती है, और मेरा दावा है कि महिलाएं पुरुषों से अच्छा व्यंग कर लेती हैं। मुझे सिगरेट पीने की आदत है, कई बार माचिस नहीं रहती तो पड़ोस में एक सभ्य महिला रहती है, उनसे मांग लेता हूँ भाभी जी जरा माचिस हो तो देना। एक दिन बोली भैया माचिस तो नहीं है, ये मेरी सास आई है, इसको ले जा, जहाँ भी जाती है वही आग लगा देती है। बहुत बढ़िया व्यंग कर लेती महिलाएं। और हमारे देश में बाबाओं का बड़ा बोलबाला चल रहा है भाई साहब, अभी सबने सुनाई बाबाओं पे। मैं भी थोड़ी थोड़ी झलकी सुनाऊंगा क्योंकि पूरा तो अब समय नहीं है। मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ उज्जैन में मेला लगा, सिंगस्त मेला, उसमें नागा बाबा आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं उसमें नहाने के लिए, छिपरा नदी में। मैं भी नहाने गया, जैसे मैं नहा के निकला था एक नागा बाबा आ रहे, 10-20 महिलाओं ने उनके चरण छुए, आशीर्वाद मांगा, और अपने पतियों को बुलाया कि आप भी आशीर्वाद ले।
और बच्चों को बुला लिया कि आप भी आशीर्वाद लो। सब ने भीड़ लग गई तो बाबा घबरा गया, बोला मैं कोई बाबा आबा नहीं हूं, मैं तो नहाने गया था, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए। बोले एक क्षण देखिए, आवाज मेरी सुने, नजर माइक पे रखें। ये रेडियो वाले भाई साहब कहां चले गए? ये केवल टेक्निकल छंद भी हो सकता है भाई साहब। स्वागत है। छंद आपने श्रृंगार के सुने होंगे, भंगार के सुने होंगे, एक टेक्निकल छंद, ये माइक देवताओं को समर्पित। अच्छा, कि वाणी को बढ़ाने वाले, भोंगे में ले जाने वाले। हमें तो बहुत तरह के माइक मिलते हैं, मेले ठेले में भी कई बार पशु मेले तक में हमें जाना पड़ता है कवि सम्मेलन में। एक जगह ऐसा पुराना जंग खाया माइक मिल गया कि उसका बीच का हैंडल ही जाम हो गया, खुले ही नहीं। लेकिन वो रेडियो वाला बड़ा समझदार था, कवि छोटा पड़ जाए तो कवि के नीचे 2 ईंट लगा दे, और माइक छोटा पड़ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट लगा दे। बड़ा एक्सपर्ट था कोई। कि वाणी को बढ़ाने वाले, भोंगे में ले जाने वाले, भैया जी का तन ऐसा धड़ जैसे सांप का, कि चोटी तेरी कारी कारी, पांव तेरे भारी भारी, पतली कमर पे हैंडल है टाप का, कि तेरा उपयोग करे साधु संत नेतागण, माइकल जैक्सन मुख चूमे आपका, और छोटे बड़े भिन्न भिन्न माइक बने देश में, आज तक नहीं बना कवियों के नाप का। हर बार सेट करना पड़ता है। क्या बात है, वाह। और कैसे कैसे श्रोता कवि सम्मेलन में आते हैं, मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा, आप अपना आकलन स्वयं कर लें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। ये कवि किस लिए आते हैं और आप लोग किस लिए आते हैं? कि रस बरसाने वाले, रस छलकाने वाले, मात शारदा के पुत्र रस बरसाएंगे, और घर से जो आए आज रस की तलाश में, आज सारी रात वो तो रस में नहाएंगे। आए हैं जो फोकटी है, फोकट में बैठे बैठे अपने ही दोस्तों को चुना वो लगाएंगे, और जोरू के गुलाम जो भी लेके आए अनुमति, थोड़ी देर सुन कर घर चले जाएं। क्या बात है, वाह, अच्छा है। एक रचना मेरी प्रतिनिधि रचना मंच को समर्पित है, पूरे देश में जिससे मेरी पहचान हुई। शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा। सरकार उन तक प्रोग्राम चला रही थी जो प्रौढ़ शिक्षा, आजकल उसका नाम कर दिया गया पढ़ो पढ़ाओ। मतलब सरकार उन सूखे ठूठों में पानी सींच रही थी जो कभी हरे नहीं होना थे, और एक तरफ पानी के अभाव में नई पोस्ट सूख रही थी जो होटलों में चाय बेचती थी या ट्रेन में जूते पॉलिश करती थी। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। वहीं से एक चिंतन, एक रचना हास्य व्यंग से जुड़ी है। शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा। कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुढ़ों का बचपन लौट आया। गांव गांव शहर शहर स्कूल खोले, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ शरारती बुढ़े बोले। तभी शिक्षा अधिकारी बोला कि समस्या का समाधान किया जाएगा। तभी सरकारी अधिकारी बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को पढ़ाया जाएगा और संपूर्ण राष्ट्र को साक्षर बनाया जाएगा। अरे निरक्षर ये दुनिया छोड़ जाओगे तो क्या ऊपर भी जाके अंगूठा लगाओगे? इसलिए कल से गांव में एक पाठशाला खोली जाएगी और सबको पढ़ाने शहर से एक मैडम आएगी। मैडम का सुनते ही बुढ़ों की धड़कनें बढ़ने लगी और एक चालू किस्म के बुढ़े की दाईं आंख फड़कने लगी। मुस्कुराते हुए पड़ोसी बुढ़े से बोला, यार बड़ा मजा आएगा जब मैडम पढ़ाएगी, बचपन तो बचपन, हमारी जवानी भी लौट आएगी। क्या बात है, वाह। सारे बुढ़े हसीन सपनों में खो जाने लगे और सबको माधुरी दीक्षित के सपने आने लगे। तो सल सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला, उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुढ़े की चाल में क्या बागपन छाया है, पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बहरंग स्कूल गया है और बोलेगा क्या खाक, 32 तो घर भूल गया है। सारे बुढ़े बैठे थे क्लास में, लिए आशा, तभी छा गई निराशा। शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या मैडम नहीं आएगी। बुढ़े बोले, हाय अब हमें कौन पढ़ाएगी? शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, फिलहाल तुम्हें नत्थु सरपंच पढ़ाएगा। नत्थु सरपंच का नाम सुनते ही बुढ़े बिछकने लगे, कुछ बुढ़े सकरी गली से खिसकने लगे। बच्चे हुए बुढ़ों को नत्थु सरपंच पढ़ा रहा था, पीछे बैठा एक बुढ़ा बीड़ी सुलगा रहा था।
व्यंग से जुड़ना मित्रों कि तभी नथु सरपंच ने एक अखंड भारत के फटे पुराने नक्शे पर छड़ी रखते हुए एक इंटेलिजेंट बुड्ढे से पूछा, बताओ ये पंजाब है कि सिंध है? वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद। वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद है। तभी नथु सरपंच की नजर बीड़ी पीने वाले बुड्ढे पे पड़ी, उसको दिखाई छड़ी। बोले, क्लास में बीड़ी पीते हो, शिक्षक का मजाक उड़ाते हो, बीड़ी बुझाओ, ये तो हमको भी एक बीड़ी पिलाओ। उसकी बीड़ी से अपनी बीड़ी सुलगाते हुए नथु सरपंच ने पूछा, अच्छा बुढ़ऊ ये तो बताओ कि स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? वह बोला, सर सीधी सी बात है, यदि स्त्री छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी और बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगेगी। नथु सरपंच बोला, तुम्हें क्लास से भगा दूंगा, तुम्हारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दूंगा। ये कह के बुड्ढे सटक लिए, नथु सरपंच ने हाथ पैर पटक लिए। खाली क्लास में बैठा नथु सरपंच तंबाकू मल रहा था और साक्षरता का अभियान केवल कागजों पे चल रहा था। तभी नथु सरपंच ने एक चाय वाले को बुलाया। चाय लेके एक 10 साल का बालक आया। वह बोला, सर मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में भले ही आप चाय के पैसे मत दीजिए। नथु सरपंच बोला, बेटा इस क्लास में केवल बुड्ढों को पढ़ाया जाएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा। मित्रों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कार्यक्रम को सफल करने में बहुत लोगों की शुभकामनाएं और साथ होता है। अग्निशिखा मंच की तरफ से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इतनी देर तक जितने भी यहां लोग बैठे हैं, जिन्होंने प्यार से, मोहब्बत से, तालियों से कवियों को नवाजा, कार्यक्रम को सराहा, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद महसूस हुआ कि आपसे मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।